जम पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो हमने ये कहा था कि समीकरण इस प्रकार से हमें लिखना होता है कि वो उस पिंड की सरल आवर्त गति को व्यक्त करे। लेकिन अगर मैं परिभाषा की बात करूं सरल आवर्त गति की, तो हमने बात की थी कि सरल आवर्त गति वह गति होती है जिसमें कोई कण या पिंड अपने पथ की बार बार एक निश्चित समय अंतराल में पुनरावृत्ति करता है। और वो जो निश्चित समय अंतराल है जिसमें कोई पिंड अपनी एक दोलन पूरा करता है, एक दोलन का अभिप्राय क्या है? किसी एक स्थिति से, मान लीजिए स्थिति है, इससे गति करते हुए किसी दूसरी स्थिति में जाना और वापस इसी स्थिति में आ जाना, ये जो है एक दोलन कहलाता है। यानी एक चक्कर पूरा लगा रहा है, ये इसको अपन कहते हैं एक दोलन। और किसी भी पिंड की सरल आवर्त गति में, कंपन में, दोलन में एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है या एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है, उस समय को हम कहते हैं आवर्त काल। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पिंड की दोलनी गति में, किसी पिंड की दोलनी गति में पिंड को एक दोलन पूरा करने में या एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है, वो पिंड का आवर्तकाल कहलाता है। और ये जो आवर्तकाल होता है, इसे हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल टी से हम व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल है तो डेफिनेटली समय होगा, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड होता है, हम सब जानते हैं। तो जो आवर्तकाल है उसका मात्रक सेकंड होगा। और विमा भी हम ये कह सकते हैं, जो समय की विमा है वही विमा इसकी होगी, यानी कि m0, l0 और t1। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि किसी पिंड का आवर्तकाल क्या है। अब आवर्तकाल होने से एक खास बात और है। आवर्तकाल जब हमें पता चल गया है कि भाई जो टी है वो एक ऐसा समय है जिसमें कोई भी कण अपने किसी एक निश्चित स्थिति से गति करते हुए वापस उसी स्थिति में पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी दोलनी गति में, किसी कंपन गति में, किसी सरल आवर्त गति में जब हम समीकरण लिखते हैं तो वो इस प्रकार से लिखते हैं, x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस थीटा, या x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। दोनों में से कोई भी समीकरण हम काम में ले सकते हैं, दोनों ही समीकरण सही समीकरण है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कहेंगे कि भाई x जो है वो एक ऐसा फलन है, x एक ऐसे समीकरण के रूप में है जो t पर निर्भर करता है। तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, x इज ए फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब क्या है? x एक ऐसा समीकरण है जिसमें जो t पर निर्भर करता है। और यदि किसी पिंड का दोलन काल या आवर्त काल जो है वो कैपिटल टी है, तो हम कहेंगे अगर पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके लिए जो एफ टी का मान होगा और एफ टी प्लस टी का मान जो होगा वो सेम आएगा। मतलब ये हुआ कि किसी समय पर विस्थापन का जो मान आ रहा है उसके एक आवर्त काल बाद में जो विस्थापन का मान आएगा वो सेम आएगा। तो हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही हमारे पास में आ रहा है। मान लीजिए कि जो सरल आवर्त गति है उसका समीकरण है x बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो t समय पर तो मान आ गया हमारे पास में a साइन ओमेगा टी। अब अगर हम t के स्थान पर t प्लस टी रख दे, स्मॉल t प्लस कैपिटल टी रख दे, तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर रखकर देखते हैं। हम यहाँ पर रख देते हैं स्मॉल t की जगह t प्लस टी। तो ये जो मान है हमारे पास में वो तो है एक तरीके से एफ टी का मान। अब मैं निकालना चाहता हूं एफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी का मान, तो हमारे पास में आ जाएगा ये, मान लीजिए x। ठीक है, पहली वाली स्थिति को मैं x1 कह देता हूं, दूसरी वाली स्थिति को मैं x2 कह देता हूं, बराबर a साइन ओमेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं ऊपर जगह नहीं है इसलिए, ओमेगा, और स्मॉल टी की जगह आ गया t प्लस कैपिटल टी। अब ये जो t प्लस कैपिटल टी है, ये ओमेगा जो है वो इन दोनों से गुणा होगा। जब इन दोनों से गुणा होगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखते हैं बच्चों, हमारे पास में आ जाएगा x2 बराबर a साइन ये ओमेगा टी जो है वो ओमेगा टी से गुणा हो गया तो ओमेगा टी हो गया, प्लस ओमेगा कैपिटल टी हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये जो राशि हमारे पास में आई है ओमेगा टी, ओमेगा स्मॉल टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ये साइन के साथ में कोण के रूप में है।
यहाँ जगह नहीं थी ऊपर, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब मैं अगर इसको और सॉल्व करना चाहूं तो देखिए बच्चों, ओमेगा जो होता है उसका जो मान होता है वो होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो अगर मुझे कोई कहे कि ओमेगा टी का मान निकालो, ओमेगा कैपिटल टी का मान निकालो, तो ओमेगा कैपिटल टी का मान कितना होगा? ओमेगा कैपिटल टी बराबर हो जाएगा ओमेगा का मान 2 पाई/टी, और कैपिटल टी ये और आ गया तो टी से टी कट गया, यानी ओमेगा इंटू कैपिटल टी बराबर होता है 2 पाई। ओमेगा इंटू कैपिटल टी बराबर क्या होता है? 2 पाई। तो आप यहां से ओमेगा इंटू कैपिटल टी को हटाकर लिख सकते हो 2 पाई। तो आपके पास में रह जाएगा x2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। आप चाहो तो इस 2 पाई को पहले भी लिख सकते हो ओमेगा टी से, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं 2 पाई प्लस ओमेगा। इक्वेशन काम में लूं, आप सब गणित के छात्र हैं, मुझे बताइएगा कि साइन थीटा का कोई मान हमारे पास में आ गया, मान लीजिए आपके पास में साइन थीटा का मान मान लीजिए आ गया है 0.3 सपोज, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा का मान बताइए, तो 2 पाई का मतलब होता है 360। 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा के बराबर होता है तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा फिर से, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी हम कहना चाहें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? आप देखेंगे साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी है, ये हो जाएगा x2 बराबर a साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो 2 पाई प्लस थीटा जिस प्रकार से साइन थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से 2 पाई प्लस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी में चेंज हो गया। साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी में चेंज हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो x2 का मान आया है और जो x1 का मान था वो सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पिंड की जो स्मॉल टी समय पर स्थिति थी, स्मॉल टी समय पर स्थिति थी, टी प्लस टी समय पर भी स्थिति वही आ रही है, यानी एक आवर्त काल के बाद में पिंड अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में आपने एक आवर्त काल पहले उसको देखा था। यदि पिंड एक आवर्त काल पहले माध्य अवस्था में था तो एक आवर्त काल पश्चात वापस से माध्य अवस्था में आ जाएगा, और ऐसा ही 2 आवर्त काल बाद में भी होगा, 3 आवर्त काल बाद में भी होगा, 4 आवर्त, 2 आवर्त काल, 3 आवर्त काल, 4 आवर्त काल का मतलब क्या है? आवर्त काल के बराबर समय के बाद। अब अगर मान लीजिए आवर्त काल का मान 10 सेकंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने किसी पिंड का प्रेक्षण 5 सेकंड पर करना शुरू किया और 5 सेकंड पे आपने देखा कि वो पिंड जो है दोलनी गति इस पथ में कर रहा था, लेकिन इस पथ में वो ए बिंदु पर था, और अगर इसका आवर्तकाल 10 सेकंड है तो आप देखेंगे कि 5 प्लस 10 यानी कि 15 सेकंड बाद में भी पिंड आपको ए पर ही दिखाई देगा, यानी वापस ए पर आ जाएगा। तो जो 5 सेकंड पर इसकी स्थिति थी वही 15 सेकंड पर होगी, क्योंकि इसका आवर्तकाल हमने कितना माना है? 10 सेकंड। यानी कि एक आवर्तकाल या 2 आवर्तकाल या 3 आवर्तकाल के बराबर समय अंतराल के पश्चात पिंड अपनी उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में वो प्रारंभ में था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें एक और चीज की, कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने गणित का अध्ययन भी बहुत अच्छे से नहीं किया है, तो उनको ये दिक्कत आ सकती है कि भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा ये जो है वो साइन थीटा कैसे बन जाता है। तो देखिए, अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम लूं तो क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर मैं आपसे पूछता कि 0 डिग्री कहाँ है, तो मान लीजिए आप कहते हैं ए बिंदु पर 0 डिग्री है। अब अगर मैं 360 घूम करके आऊं, ये मैं घूम करके आ गया, तो वापस मैं कहां पर पहुंच गया? ए बिंदु पर। यानी कि कोई भी कोण के 360 डिग्री घूम करके आप आओगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। अब जैसे मान लीजिए किसी समय पर थीटा कोण था, ये बिंदु बी है। अब अगर आपसे कोई कहे कि बिंदु बी पर पिंड का जो भी मान है या जो भी स्थिति है, तो बिंदु बी जो है वो थीटा को व्यक्त कर रहा है, तो थीटा कोण पर स्थिति क्या है? थीटा कोण पर स्थिति है बी, ये हमने बी से डिफाइन कर दी, बी बिंदु से। अब मैं कहूं कि 2 पाई प्लस थीटा पर स्थिति क्या होगी, तो
टू पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, थीटा से 360 डिग्री और आगे जाना है। तो ये थीटा से अपन आगे चले आगे चले आगे चले और ये 360 डिग्री और आगे आगे वापस घूम करके कहां पर आ गए हम, 360 डिग्री और घूमे तो वापस बी पर ही आ गए। यानी कि टू पाई प्लस थीटा जो है वो भी बिंदु बी को ही व्यक्त करेगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा का मतलब, सिद्धार्थ जैन अपना माइक ऑफ करो। टू पाई प्लस थीटा का मतलब यह है कि थीटा से जब आप चलो और 360 डिग्री और वापस घूम के आओ तो आप कहां पहुंचोगे, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक ही स्थिति को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन दोनों कोणों पर मान भी सेम आते हैं। अब बात की हमने कि भाई एक दोलन करने में कितना समय लगा, एक दोलन करने में, एक कंपन करने में कितना समय लगा, उसको हमने कहा आवर्तकाल। अब इसका थोड़ा सा उलट हम देख रहे हैं कि भाई एक दोलन करने में जो समय लगा वो तो आवर्तकाल है, लेकिन ये बताओ कि एक सेकंड में कितने दोलन हुए। पहले हमने दोलनों की संख्या एक ली और सेकंड समय का मान मापा तो आवर्तकाल कह दिया। अब हमने समय को कांस्टेंट कर दिया, समय का मान कर दिया हमने 1 सेकंड, ठीक है, और हमने कहा भाई अभी इस 1 सेकंड में दोलन गिनो कितने, 1 दोलन है, 2 दोलन है, 10 दोलन है, 20 दोलन है, 50 दोलन है, 100 दोलन है, 1000 दोलन है, कितने दोलन है। तो वो जो दोलनों की संख्या है, वो जो कंपनों की संख्या है, उसको हम कहेंगे आवृत्ति। किसी भी पिंड के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में जितने दोलन या कंपन किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, उसे उस पिंड की आवृत्ति कहते हैं, उस दोलनी गति की आवृत्ति कहते हैं, उस आवर्ती गति की आवृत्ति कहते हैं। अब देखो दो शब्द यहाँ पे काम में ले रहा हूं मैं। एक शब्द है आवर्त, ये गति को बताता है, और एक है आवृत्ति, ये कितनी बार ये गति 1 सेकंड में हुई है, इसकी काउंटिंग को बताता है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कई बार इसके लिए एक और परिभाषा काम में ली जाती है जो इसके सूत्र पर आधारित है। तो आवृत्ति का मान अगर हमें निकालना है तो हम कहेंगे कि जो आवृत्ति है वो कितनी होगी। आवृत्ति अगर आपको ज्ञात करनी है तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, ध्यान से समझना, कि कितने चक्कर आपने काउंट किए हैं, कितने चक्कर आपने काउंट किए हैं, ठीक है, कितने कंपन आपने काउंट किए हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर, कितने कंपन आपने काउंट किए हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर, वो आप बता दीजिए तो आपके पास में आवृत्ति आ जाएगी। दूसरा तरीका है आवृत्ति का मान निकालने का, वो है 1/आवर्त काल, 1/आवर्त काल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, आवृत्ति बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, आवृत्ति का जो मान है वो हमारे लिए हो जाएगा 1/T। अब ये जो आवृत्ति है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो देखिए बच्चों ये जो आवृत्ति है ये जो आवृत्ति है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इसको f बराबर हो जाएगा 1/T। कई जगह पर f के स्थान पर n लिया जाता है तो n बराबर 1/T हो जाएगा। कई जगह आप देखेंगे कि इसके स्थान पर व्यू काम में लिया जाता है। आप देखेंगे व्यू कैसे बना रहे हैं हम, एक सीधी लाइन, वेग का जो चिन्ह है बिल्कुल वैसा ही दिखने में, लेकिन थोड़ा सा अलग है, और एक थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो व्यू है, इस व्यू को भी हम आवृत्ति के रूप में ही लिखते हैं, और हम लिख सकते हैं व्यू इज इक्वल टू 1/T। अब आप देखेंगे भाई 3 चिन्ह मैंने बता दिए, तो इनमें से किसको हम लिखें। तो देखिए किसी पिंड की या कण की आवृत्ति हम निकाल रहे हैं तो हमेशा स्मॉल n काम में लो, और किसी तरंग की आवृत्ति निकाल रहे हो तो हमेशा व्यू काम में लो। तो फिर f कब काम में ले, f इनका फोकस, f जो है इनका वो कॉमन नेम है, व्यू को भी f कह सकते हो और n को भी f कह सकते हो। तो f जो है वो फ्रीक्वेंसी से लिया गया है, पर हम नॉर्मली f काम में क्यों नहीं लेते। कई जगह f भी काम में लिया जाता है पर कम जगह f काम में लिया जाता है, इसलिए क्योंकि f जो है वो बल के लिए भी काम में आता है, इस वजह से f को कम यूज में लिया जाता है। जहां पर बल का प्रतीक चिन्ह काम में नहीं लिया जा रहा है वहां पर आप आवृत्ति को स्मॉल f लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। f फोकस दूरी के लिए भी काम में लेते हैं, इस वजह से भी हमारे को थोड़ी सी दिक्कत है। तो हम यहाँ पर ज्यादातर जगह क्या काम में लेंगे, या तो स्मॉल n काम में लेंगे या f दोनों के लिए काम में आ सकता है, तरंग और कण के लिए, जबकि n जो है वो केवल कणों की आवृत्ति के लिए काम में आता है, पिंडों की आवृत्ति के लिए काम में आता है, और जो व्यू है वो तरंग की आवृत्ति के लिए काम में आता है। अब अगर मैं मात्रक की बात करूं
तो जो आवर्ती स्मॉल n है उसका जो मात्रक है वो होगा 1/t, इसका सूत्र है। तो t यानी समय, तो हम कहेंगे 1/सेकंड। t का मात्रक हमने रख दिया 1/सेकंड। ये सेकंड को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो जो आवृत्ति है उसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। लेकिन हर्ट्ज के सम्मान में, हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये जो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स, सेकंड की घात -1 है, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, h स्मॉल z। तो जो आवृत्ति है उसके एक मात्रक तो हो गया सेकंड इनवर्स और दूसरा मात्रक हो गया हर्ट्ज। यहाँ देखो लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। और आवृत्ति की अगर हम विमा करें, विमा की बात करें तो विमा निकालनी है तो सूत्र हमारे पास में है ही, सूत्र हमारे पास में है। इसका क्या सूत्र है देखते हैं, स्मॉल n बराबर 1/t। तो स्मॉल n बराबर 1/t, t का मात्रक, t की विमा हो गई m0 l0 t1, ऊपर ले जाएंगे तो t की घात -1 हो जाएगी और ये हो जाएगा n की विमा। हमारे पास में n की जो विमा है यानी कि आवृत्ति की जो विमा है वो हो जाएगी m0 l0 t की पावर -1। ये आवृत्ति की विमा है। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो अगला जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है कला कोण या कला। ये मैं कल ही आपको बता चुका हूं, कला कोण या कला क्या होती है। ये वो भौतिक राशि है जो आवर्ती गति में या दोलनी गति में कण की साम्य अवस्था से पिंड की जो स्थिति है वो क्या होगी और उसकी गति की दिशा क्या होगी, उसका बोध इससे हमें होता है कि पिंड जो है वो साम्य अवस्था से जो है इस स्थिति में वो कहाँ होगा। पिंड की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो आवश्यक बिंदु है, जो आवश्यक चर है, उससे संबंधित राशि है ये। यानी ये एक ऐसा कोण है जो आवश्यक चर t पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कला कोण क्या है, कला कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी दोलनी गति में, आवर्ती कण गति में पिंड की स्थिति का बोध हमें कराती है, उसकी गति की दिशा का बोध हमें कराती है, उसे हम कहते हैं किसी कण का कला कोण। अब आप यहां से देखें, अगर हमने समीकरण की बात करें तो हम समीकरण इस प्रकार से लिख चुके हैं पहले, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये जो ओमेगा टी प्लस थीटा है यही कला कोण है और इस कला कोण को हम फाई से भी व्यक्त कर सकते हैं। कुछ लोग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण में लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस फाई, तो अगर मैं ओमेगा टी प्लस फाई लिखता हूं यहाँ पर मान लीजिए अंदर, तो आप ये नहीं समझेंगे भाई ओमेगा टी प्लस थीटा ही लिखना है हमेशा। यहाँ पर ये जो थीटा है इसके स्थान पर कोई और राशि भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो होनी कोण ही चाहिए। तो उसका नाम थीटा रखो, चाहे फाई रखो, चाहे कुछ और रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमने यहाँ अंदर ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है तो हम कहेंगे ये कला कोण है, ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा है तो हम कहेंगे ये कला कोण है, ओनली ओमेगा टी लिखा है अंदर साइन के साथ में या कॉस के साथ में तो हम कहेंगे ये ओमेगा टी ही कला कोण है। ठीक है, तो कला कोण जो है वो क्या है, ये साइन के साथ में जो कोण लिखा हुआ रहता है ये कला कोण कहलाता है। ये तो देख करके समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर परिभाषा हम कहें तो हम कहेंगे वो भौतिक राशि जो आवर्त गति में किसी भी कण की साम्य अवस्था के से उसकी स्थिति का बोध में कराती है। इसके बाद में आता है कोणीय आवृत्ति ओमेगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। जब भी कोई पिंड या कोई कण आवर्ती गति कर रहा है, क्या कर रहा है, आवर्ती गति कर रहा है, तो आवर्ती गति का उसका कोई ना कोई एक समीकरण हमें बताना पड़ेगा, उसके विस्थापन का, उसकी स्थिति का। जैसे मान लीजिए मैंने ये बता दिया x बराबर a साइन ओमेगा प्लस थीटा, ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। तो ये टी प्लस थीटा ये हमारे पास में ये कला कोण है। एक किरण के अंदर इस कला को जितना भी परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति, उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। किसी भी सरल आवर्त गति में प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में कला कोण में होने वाला परिवर्तन, कला कोण में होने वाला परिवर्तन, प्रति इकाई समय में कला कोण में होने वाला परिवर्तन जो है वो कहलाता है
कोणीय आवृत्ति ओमेगा। अब देखो कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का जो सूत्र होता है वो होता है एक चक्कर, अगर मैं ढंग पूरा निकालूं तो एक चक्कर, एक पूरे चक्र के लिए निकालूं, मैं एक पूरे आवर्तकाल के लिए निकालूं, तो हम कहेंगे भाई जो कैपिटल टी समय है उसमें पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था से गति करते हुए वापस वहीं आ जाता है। अब देखो मैंने ये जो वृत्ताकार बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिंड वृत्ताकार अवस्था में गति कर रहा है। हम तो ये बता रहे हैं कि जो पिंड है वो घूम फिर करके वहीं आ जाता है। अब जैसे मान लो कि मैं झूले की बात करूं, तो झूला जो है वो मान लीजिए यहां से चला और यूं गति करते हुए वापस ए बिंदु से बी बिंदु पर गया और बी से वापस ए पर आ गया। तो इसमें जो समय लगा, इसमें जो समय लगा वो क्या कहलाएगा? इसमें जो समय लगा वो कहलाता है आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल में जो कला कोण में परिवर्तन होता है वो 360 डिग्री का परिवर्तन होता है हमेशा। हमेशा कितने डिग्री का परिवर्तन होगा? 360 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे? टी समय, ध्यान से समझना इसको, टी समय में कला कोण में परिवर्तन बराबर 360 यानी 2 पाई। तो एक सेकंड में कितना परिवर्तन होगा? अगर आपको एक सेकंड में परिवर्तन निकालना है तो आप इस टी को नीचे ले आइए, तो आपके पास में इकाई समय में परिवर्तन आ जाएगा। टी की जगह तो 1 रह जाएगा क्योंकि टी तो नीचे आ गया, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई बटा टी। और ये जो हमने सेंटेंस लिखा था वो क्या हो जाएगा? ऊपर टी के स्थान पर 1 आ गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1। एक समय में, एक समय में यानी इकाई समय में, एक सेकंड में जो कोण में परिवर्तन होगा वो होगा 2 पाई बटा टी। तो जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, उसका सूत्र होता है 2 पाई बटा टी। और उसका सूत्र हम इस से भी निकाल सकते हैं, कला कोण में परिवर्तन बटा उसमें लगा समय। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कला कोण में परिवर्तन, हम कहेंगे समय मान लो हम टी ले रहे हैं तो टी समय में कला कोण में परिवर्तन 2 पाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं टी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि टी के लिए मुझे ज्ञात है, टी के लिए मुझे ज्ञात है कि कैसी भी सरल आवर्त गति हो, टी समय में, कैपिटल टी समय में यानी एक आवर्त काल में 360 डिग्री का ही परिवर्तन होगा। तो बाकी के लिए हमें ज्ञात क्यों नहीं है? बाकी जो है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह से गति से हमें पता चलेगा। कोई पिंड जो है वो धीमे गति कर रहा है, कोई पिंड जो है वो तेज गति कर रहा है। धीमे गति कर रहा है तो उसके कला कोण में परिवर्तन इकाई समय में कम होगा, यानी उसकी आवृत्ति भी कम होगी, यानी एक समय में वो कम दोलन करेगा, कम कोणीय परिवर्तन करेगा। तो इकाई समय में जो कोणीय परिवर्तन होता है, इकाई समय में जो कोणीय परिवर्तन होता है, कला कोण में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। अंकित और लविश, अभी आवाज वापस से सही आने लग गई क्या, या फिर से कट रही है? अभी तो आ रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो वापस से मैं दोहरा देता हूं इसको कि कोई भी कण जब पिंड या दोलन, या पिंड दोलन कर रहा है, कंपन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उस स्थिति में इकाई समय में यानी एक सेकंड में उस पिंड के कला कोण में जितना परिवर्तन होता है, कला कोण में जितना परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं पिंड की कोणीय आवृत्ति। और इसका सूत्र हमने देखा 2 पाई बटा टी, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा का मान हमें पता चल गया। लेकिन एक चीज और आप देखोगे कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी है। क्या मैं इसे 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप सबने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो 1 बाई टी है इसको हम क्या लिखते हैं? एन। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में हो गया 2 पाई एन। तो ओमेगा के दो सूत्र हो गए, एक 2 पाई एन और एक 2 पाई बटा कैपिटल टी। दोनों में से कौन सा सूत्र हम काम में लेंगे? जब हमें आवर्तकाल दिया होगा तो हम ये 2 पाई बटा टी वाला सूत्र काम में लेंगे, और जब आवृत्ति दी हुई होगी तो 2 पाई इंटू एन वाला सूत्र काम में लेंगे। कई जगह पे आप देखोगे कि आपको ये जो ओमेगा है इसका मान 2 पाई, ओमेगा का जो मान है वो 2 पाई इंटू एन की जगह एफ लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ही बात है, आपको परेशान नहीं होना है कि एन की जगह एफ कैसे आ गया है। एन भी आवृत्ति है और एफ भी आवृत्ति का ही प्रतीक है। एन भी आवृत्ति का प्रतीक है और एन भी आवृत्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिखा हुआ आ सकता है। नहीं, म्यू उसमें आएगा बेटा तरंग में। अगर कोई तरंग के लिए हम निकाल रहे हैं, अगर हम तरंग के लिए निकाल रहे हैं तो उस जगह म्यू म्यू लिखा हुआ आता है ये इस तरीके से।
ठीक है ना, वी जैसा दिखता है, ये एक लाइन सीधी और एक थोड़ी सी घूमी हुई। तो तरंग जब होती है तब ये व्यू लिखा हुआ आता है, नॉर्मली सरल आवर्त गति में ये व्यू लिखा हुआ नहीं आएगा। सरल आवर्त गति मतलब कण या पिंड की गति के लिए व्यू लिखा हुआ नहीं आएगा, कण या पिंड के लिए एन ही काम में रहता है। पर मान लो कोई ऐसा टीचर है जिसके दिमाग से मान लो अचानक से वो सिंबल निकल गया और उसने एन की जगह व्यू लिख दिया, तो आप घबराना मत, तो भी व्यू का मतलब वहां उसमें शाब्दिक रूप से भी प्रश्न में लिखा हुआ होगा कि भाई व्यू क्या है, उसमें लिखा हुआ आएगा व्यू जो है वो आवृत्ति है, या एन लिखेंगे तो लिखेंगे कि एन आवृत्ति है, एफ लिखेंगे तो एफ लिखेंगे कि वो आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, तो शाब्दिक रूप से भी आप उसको पढ़ सकते हो। अगला जो भाग है वो है कलांतर। अच्छा, एक और चीज की अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो ओमेगा का जो मात्रक है, ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई बटा टी, तो 2 पाई का जो मात्रक है वो है रेडियन, ठीक है, और टी जो है वो है सेकंड, तो इसका जो मात्रक है वो हो गया रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन जब ओमेगा को आप अन्य वेरिएबल्स के साथ में काम में लोगे, अन्य वेरिएबल्स के साथ में काम में लोगे, अकेले ओमेगा को काम में ले रहे हो तो रेडियन प्रति सेकंड लिख सकते हो, लेकिन ओमेगा को जब आप और दूसरी चीजों के साथ में काम में लोगे तब आपको वहां पर इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड में से 1/सेकंड ही काम में लेना है, क्योंकि रेडियन जो है वो मूल मात्रक नहीं है, पूरक मात्रक है, और मूल मात्रकों के साथ में पूरक मात्रक को नहीं लिखा जाता है। तो ये हमने केवल बताने के लिए लिखा है कि भाई अगर मैं 1/सेकंड ही लिख देता तो आप कहते हैं तो आवृत्ति हो गई, ये तो आवृत्ति हो गई, लेकिन आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में छोटा सा अंतर है जो इस रेडियन से हमें पता चल रहा है। पर जब आप अन्य चीजों को भी इसके साथ में गुणा करेंगे और भी राशियों गुणा करेंगे, तब जब आप मात्रक लिखेंगे तो रेडियन को हम नॉर्मली कई बार नहीं लिखते हैं मात्रक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रेडियन जो है वो मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो जो विमा है वो डेफिनेटली रेडियन की तो कोई विमा होती नहीं, यानी 2 पाई की तो कोई विमा होती ही नहीं है, तो बचा कौन, टी, टी की विमा T1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो T-1 हो जाएगा। ठीक है, और आगे आप M0 और L0 लगा ही सकते हैं, तो M0 L0 T-1, यानी कोणीय आवृत्ति की विमा वही है जो आवृत्ति की है, कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति की विमा सेम है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर कोण है और कोण की कोई विमा होती नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कलांतर। देखिए कलांतर क्या है, कलांतर नॉर्मली एक सरल आवर्त गति के दो बिंदुओं के लिए भी निकाला जा सकता है और दो अलग अलग सरल आवर्त गतियों के लिए भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, दो कला कोणों में अंतर, अगर मैं एक सरल आवर्त गति के लिए निकाल रहा हूं तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर सरल आवर्त गति में जो कला कोण हमें प्राप्त हो रहा है उसके मध्य का जो अंतर होगा उसको हम कहेंगे कलांतर। विकास सेन अपना माइक ऑफ कर लो, विकास सेन अपना माइक ऑफ करो। तो अगर हम एक सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी सरल आवर्त गति में किसी एक सरल आवर्त गति के दो बिंदुओं के जो कला कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं, दो बिंदुओं पर जो कला कोण प्राप्त हो रहे हैं उनके मध्य का जो अंतर है उसको कहेंगे कलांतर। और अगर दो अलग अलग सरल आवर्त गतियों की आप बात कर रहे हो तो हम कहेंगे कि दो अलग अलग सरल आवर्त गतियों में उनके जो कला कोण है उनके मध्य का जो अंतर है उसको हम कहेंगे कलांतर। तो ये दो अलग अलग गतियों के लिए भी हो सकता है और एक गति के दो बिंदुओं के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक सरल आवर्त गति है जो इसका कला कोण जो है वो उसका समीकरण है x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1, ठीक है, थीटा 1। और दूसरी जो सरल आवर्त गति है उसका समीकरण है मान लीजिए x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई इसका कला कोण तो हो गया पहली गति का तो ओमेगा टी प्लस थीटा 1 और दूसरे का हो गया ओमेगा टी प्लस थीटा 2। तब ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, कलांतर क्या होगा, तो कलांतर बराबर हो जाएगा किसी एक के कला कोण ओमेगा टी प्लस थीटा 2 में से दूसरे का कला कोण ओमेगा टी प्लस थीटा 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने क्या ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह मैंने थीटा लिया, इन्होंने फाई ले लिया, फाई 2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1। लेकिन एक खास बात और बता रहा हूं मैं कि आप इसमें देख रहे होंगे ओमेगा टी प्लस थीटा 2 ओमेगा टी प्लस थीटा 1, इन दोनों में जो ओमेगा का मान है
वो दोनों सरल आवर्त गतियों के लिए एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही सरल आवर्त गति के दो बिंदुओं के लिए निकाल रहे हो तो दोनों के लिए ओमेगा का मान सेम आएगा। एक सरल आवर्त गति के लिए के दो बिंदुओं के लिए ओमेगा का मान सेम लेना पड़ेगा आपको, लेकिन दो अलग अलग सरल आवर्त गतियां हैं और उनके लिए आप निकाल रहे हो कला कोण, तो उसके लिए ओमेगा का मान बराबर आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पहले में ओमेगा 1 आ जाए, दूसरे में ओमेगा 2 आ जाए, ठीक है। यानी कि कोणीय आवृत्ति जो है वो अलग अलग हो सकती है। और कोणीय आवृत्ति कब अलग अलग होती है? जब आवर्तकाल अलग अलग होता है। तो जब दो अलग अलग गतियों के आवर्तकाल अलग अलग होते हैं तो कलांतर का जो मान है उसमें ओमेगा का मान भी अलग अलग आएगा हमारे पास में। और आगे बढ़े इससे, तो अगला जो है वो है समान कला या विपरीत कला में होना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि अगर इसको आप एक बड़े स्तर पर देखें, यानी भविष्य के हिसाब से देखें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समान कला में होना और विपरीत कला में होना क्या होता है। और अगर आप इसको केवल 11वीं के हिसाब से देखें तो ये उस चैप्टर का एक तरीके से भाग है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और वो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 आपके सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। उसमें आपके काम में आता समान कला में होना या विपरीत कला में होना क्या होता है। जब किसी तरंग की हम बात कर रहे होते हैं और जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में एक दूसरे से मिलती है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसको जानने के लिए बहुत अति आवश्यक होता है कि वो तरंगे समान कला में है कि विपरीत कला में है, ये जानना। तो ये हमारे काम में आता 15 चैप्टर में। कोई बात नहीं, 15 चैप्टर हटा दिया, पर भविष्य में नीट जेई जो भी एग्जाम आप दोगे उसमें से तो 15 आएगा नहीं, वहां तो आएगा ही आएगा। तो वहां पर ये आपके काम आएगा। दूसरा जो है ये आपके काम आएगा कक्षा 12 में। कक्षा 12 में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे, और वहां पर भी ये चैप्टर हटा दिया है इस साल के लिए, लेकिन हो सकता है अगले साल जुड़ जाए वापस से, ठीक है। अगर संशोधन नहीं हुआ, जैसे इस बार 30% सिलेबस कम है, अगली साल अगर 30% सिलेबस कम नहीं हुआ तो वहां पर भी एक चैप्टर आप देखोगे, उसमें उस चैप्टर में हम यहाँ ये टर्म जो है वो काम में लेंगे, समान कला या विपरीत कला में होना। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को कि कब हम पिंड को समान कला में और कब हम विपरीत कला में कहेंगे। अगर कंपन करने वाला जो कण है उसकी स्थिति और दिशा में जो परिवर्तन है वो किसी निश्चित समय पर एक जैसा हो रहा है, एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे ये दोनों समान कला में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पिंड की सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन का मैं जो समीकरण जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनाता हूं, और दूसरी गति के लिए मैं विस्थापन का ग्राफ बिल्कुल ऐसा बनाता हूं, वापस से ऐसा कैसा बनाया, तो हम कहेंगे कि ये समान कला में है। ये क्या है? समान कला में। या मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से एक गति के लिए ग्राफ बनाया और दूसरे के लिए इस तरीके से बनाया, ठीक है। दोनों में आप देख सकते हो बिगिनिंग में जो इतना अंतर है आगे तक उतना अंतर आ रहा है, अधिकतम बिंदु में भी उतना ही अंतर है, फिर ये शून्य बिंदु में वापस से उतना ही अंतर है, दूसरी दिशा में अधिकतम बिंदु पर भी सेम अंतर है। यानी कि जो कला कोण में अंतर है, जो कला कोण में अंतर है उसको हमने क्या कहा था? कलांतर। यदि किसी सरल आवर्त गति में या दो अलग अलग सरल आवर्त गतियों में किसी पिंड की जो कला कोण में अंतर है, सरल आवर्त गति में जो कला कोण में अंतर है यानी कलांतर है, उसका मान पाई का समगुणज हो, पाई का समगुणज हो और हमेशा कांस्टेंट हो। एक गति के लिए हमेशा कांस्टेंट हो, पाई का समगुणज हो और कांस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये जो कलांतर है ये कांस्टेंट है, पाई का समगुणज है, यानी ये समान कला में है। पाई का समगुणज होने का मतलब क्या है कि जो कलांतर है उसका मान या तो 0 आए, यानी कोई कलांतर हो ही नहीं। अब 0 कलांतर का मतलब क्या होता है कि एक पिंड के लिए जब हम उसकी माध्य स्थिति को बता रहे जिस समय पर, दूसरा पिंड भी ठीक उसी समय अपनी माध्य स्थिति पर हो। एक पिंड का विचलन अपनी माध्य स्थिति से जिस समय अधिकतम हो, दूसरे का भी विचलन अधिकतम हो। अधिकतम होना चाहिए, एक जैसा होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक झूला जो है वो गति कर रहा है,
ठीक है, और वो झूला गति करते हुए इतनी दूर जा रहा है, ठीक है। दूसरा झूला भी ठीक इसी तरह गति कर रहा है, लेकिन वो कम दूरी तय कर रहा है। पर जितने समय में ये पहला झूला माध्य स्थिति से बिंदु ए तक पहुंचता है, ठीक उतने ही समय में ये दूसरा झूला अगर माध्य स्थिति से इसके बिंदु एक्स पर पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि ये शून्य कला वाले दो सरल आवर्त गतियां हैं, यानी इनके मध्य शून्य कलांतर वाली, यानी इनके मध्य कोई कलांतर नहीं है। दोनों के सेम मान प्राप्त हो रहे, जिस समय पहली गति में हमें माध्य स्थिति प्राप्त हो रही है, ठीक उसी समय दूसरी स्थिति में भी हमें माध्य स्थिति प्राप्त हो रही है। जब पहली सरल आवर्त गति में हमें अधिकतम विस्थापन प्राप्त हो रहा है एक दिशा में, तो दूसरी सरल आवर्त गति में भी उसी दिशा में विस्थापन अधिकतम प्राप्त हो रहा है। जब पहली सरल आवर्त गति में हमें दूसरी दिशा में अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है, तो दूसरी सरल आवर्त गति में भी हमें दूसरी दिशा में ही अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है। तब हम कहते हैं कि ये समान कला में है, यानी इनके मध्य शून्य कलांतर है, ठीक है। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है, इसका उलट भी हो सकता है कि ये जो दोनों पिंड हैं, उन दोनों के विस्थापनों में थोड़ा सा अंतर हो। अंतर कैसे हो कि जिस समय इस पिंड का एक दोलन पूरा हो गया हो, ठीक उसके बाद में दूसरे पिंड का एक दोलन शुरू हुआ हो, ठीक उसके बाद में एक दोलन शुरू हुआ हो, यानी एक पिंड दूसरे पिंड से एक दोलन आगे हो, तब हम कहेंगे इनमें 2 पाई का कलांतर है। यदि एक पिंड दूसरे पिंड से 2 दोलन आगे है, तो हम कहेंगे इसमें 4 पाई का कलांतर है। एक पिंड दूसरे पिंड से 3 दोलन आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें 6 पाई का कलांतर है, क्योंकि एक दोलन में 2 पाई यानी 360 डिग्री का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। अब आपको ये थोड़ा सा समझने में अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये कैसे होता है। क्यों आपको ये समझने में अजीब सा लग रहा है? क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक झूला था, उसने बिंदु ए से चलना शुरू किया और बिंदु बी पर पहुंचा, ठीक है, और बी से वापस ये ए पर आ गया, एक दोलन पूरा हो गया। जैसे इसका एक दोलन पूरा हुआ, इस समय अगर कोई पिंड, ध्यान से सुनना, इस समय अगर कोई पिंड अपना पहला दोलन शुरू करे, यानी एक्स से शुरू करे, और जितनी देर में ये जो पिंड है वो ए से बी पे जाकर के वापस ए पर आ रहा है, ठीक उतने ही समय में ये दूसरा पिंड एक्स से वाई पर जाकर के वापस एक्स पर आ जाए, तो हम कहेंगे इसमें 2 पाई का कलांतर है। क्यों 2 पाई का कलांतर बोला मैंने? क्योंकि इतने समय में, अगर मान लीजिए इस दोनों पिंडों का आवर्तकाल 10 सेकंड है, दोनों पिंडों का आवर्तकाल 10 सेकंड है, तो जब दूसरे पिंड के लिए 10 सेकंड हुए, उतनी देर में उस समय तक ये जो दूसरा पिंड है, पहला पिंड है, ये 2 दोलन कर चुका, एक दोलन पहले ही कर चुका था, दूसरा दोलन इसने स्टार्ट किया था। मतलब अगर हम ये देखें कि एक पिंड के एक दोलन पूरा करने के बाद में अगर दूसरा पिंड कोई दूसरा दोलन शुरू कर रहा है और उसके बाद में दोनों समान समय में समान दोलन पूरे कर रहे हैं, तब हम इसको कहेंगे कि इनके मध्य 2 पाई का कलांतर, ठीक है। इसका एक और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि दोनों पिंडों की सरल आवर्त गतियों के जो समीकरण है, उसमें जो हम कला कोण लिखते हैं, उन कला कोणों में जो अंतर यानी कलांतर है वो 2 पाई का हो, वो 4 पाई का हो, वो 6 पाई का हो, वो 8 पाई का हो, यानी पाई को सम संख्या से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो रही है, ऐसी राशि अगर प्राप्त होती है तो हम कहेंगे समान कला में है। और अगर इसका उलट है, यानी कि पाई का विषम गुणज है, दोनों सरल आवर्त गतियों में कला कोण का अंतर यानी कलांतर पाई का विषम गुणज है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ये विपरीत कला में है। अब विपरीत कला में होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक झूला जो है, वो मैं झूले का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जो है वो हम इसको देख सकते हैं, इसलिए एक झूला जब ए से बी की ओर जा रहा था, तो दूसरा झूला जो है वो बी से ए की ओर आ रहा है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा और इसमें क्या हो सकता है कि जितने समय में एक और बता रहा हूं इसका उदाहरण, विपरीत कला में होने का मतलब, जितने समय में ये पहला पिंड ए से बी पर गया और बी से ए पर आया, मान लीजिए वो समय जो है वो 10 सेकंड है,
वो समय क्या है? 10 सेकंड है। वो समय क्या है? 10 सेकंड है। सॉरी, वो समय मान लीजिए 10 सेकंड है, तो आवर्तकाल 10 सेकंड हो गया। अब अगर मैं कलांतर निकालना चाहूं, मान लो मैं पहले पिंड के लिए मान लीजिए कि हमने कला कोण लिखा ओमेगा 1 टी, और दूसरे के लिए लिख दिया मैंने ओमेगा 2 टी। ठीक है, ओमेगा 1 टी और ओमेगा 2 टी। ठीक है, अब अगर मैं कलांतर निकालना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? ओमेगा 2 टी माइनस ओमेगा 1 टी। दोनों में से कॉमन ले लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और टी कॉमन आ गया। ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं यहां पर स्मॉल टी का जो मान है वो निकालना चाहूं, और मैं कहूं कि पहले पिंड का जो कलांतर है, पहले पिंड का जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा 2 है और ओमेगा 1 है, वो अलग अलग है। ठीक है, पहले पिंड के लिए अलग है, दूसरे पिंड के लिए अलग है, और उसको जब हम टी से गुणा कर रहे हैं तो ये जो कलांतर हमारे पास में आया, अगर इसका मान कितना आ जावे, अगर इसका जो मान है वो आपके पास में पाई आ जावे, अगर इसका मान जो है वो आपके पास में 3 पाई आ जावे, 5 पाई आ जावे, 7 पाई आ जावे, ठीक है, 7 पाई आ जावे, तब हम कहेंगे कि इनके मध्य का जो कलांतर है वो पाई का विषम गुणज है। देखो, अब इसका एक और तरीका मैं बताऊं कि मान लीजिए किसी पिंड ने जितने समय में आधा दोलन पूरा कर लिया है, जितने समय में आधा दोलन पूरा कर लिया है, उस आधे दोलन को पूरा करने के बाद में अगर कोई पिंड अपना दोलन शुरू कर रहा है, या हम ये कहें कि जिस समय में पिंड आधा दोलन पूरा करके जिस स्थिति में पहुंच रहा है, ठीक उस समय पर कोई पिंड इससे आधा दोलन पीछे रह रहा है या आधा दोलन आगे है। हमने पहले क्या कहा था? समान कला में होने के लिए हमने क्या कहा कि एक दोलन पीछे या एक दोलन आगे हो, दो दोलन पीछे या दो दोलन आगे हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आधा दोलन पीछे हो या आधा दोलन आगे हो, डेढ़ दोलन पीछे या डेढ़ दोलन आगे हो, ढाई दोलन पीछे या ढाई दोलन आगे हो, तब हम कहेंगे कि ये जो है वो विपरीत कला में है। ये विपरीत कला में होने का एक अभिप्राय अगर मैं ग्राफ से बताना चाहूं तो देखो, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो। ये एक पिंड है, ऐसे इसके स्थिति को हम बता रहे हैं। मान लीजिए पहला पिंड भी मूल बिंदु पर, दूसरा पिंड भी मूल बिंदु पर। अब क्या हुआ कि पहले पिंड का जब हमें एक दिशा में अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, तो दूसरे पिंड का हमें इसके ठीक विपरीत दिशा में अधिकतम मान प्राप्त हुआ। एक पिंड का जब हमें एक दिशा में अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, तो दूसरे पिंड का हमें इसके ठीक विपरीत दिशा में अधिकतम मान प्राप्त हुआ हो, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि ये विपरीत कला में है। ये जो है वो विपरीत कला में है। एक और स्थिति है हमारे पास में कि मान लीजिए कि एक पिंड जो है वो इस प्रकार से उसकी गति को हम दिखा रहे हैं, और दूसरे पिंड की गति को हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि उसकी जो गति है वो शुरू ही अब हुई है, ये इस तरीके से। इससे पाई कोण पीछे बाद में शुरू हुई है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि एक झूला है, उसका आवर्तकाल जो है वो 10 सेकंड है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा झूला, पहले झूले को जब आपने स्टार्ट किया, पहले झूले को जब आपने स्टार्ट किया और दूसरे झूले को जब आपने स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आवर्तकाल कितना है? 10 सेकंड है दोनों झूलों का। अगर आप एक झूले को, दोनों में से किसी एक झूले को 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर देवे, दोनों में से किसी भी एक झूले को 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर दें, तो वो दोलन तो साथ साथ करेंगे, क्योंकि दोनों ही 10 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये पहला झूला, मैं झूले की गति को थोड़ा सा यूं वक्राकार नहीं बता करके सीधी बता रहा हूं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ये बिंदु ए से बी पर पहुंचकर बी से ए पर आने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। और चूंकि इसका आवर्तकाल कितना है? 10 सेकंड है। ठीक है, कितना है? 10 सेकंड है। तो 5 सेकंड में झूला ए से बी तक ही पहुंचेगा, वापस ए तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये बी तक पहुंच गया। अब अगर मैं दूसरे झूले को स्टार्ट करूं तो वो बिंदु ए पर ही है, वो बी पर पहुंचा ही नहीं। लेकिन अगले 5 सेकंड में क्या होगा? पहले 5 सेकंड में तो पहला झूला ए से बी तक पहुंच गया, अभी दूसरे झूले ने स्टार्ट किया ही नहीं है। एक तरीके से मान लो दूसरे झूले ने स्टार्ट
किया ही नहीं है, ये मान लो एक तरीके से। 5 सेकंड बाद में स्टार्ट कर रहा है। अब 5 सेकंड बाद में क्या होगा, अगले 5 सेकंड में ये दूसरा पहला झूला जो है वो बी से ए पर आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा झूला है वो कहां जाएगा, ए से बी पर जाएगा, ए से बी पर जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं अगले 5 सेकंड की बात करूं फिर से, तो अगले 5 सेकंड में जो पहला झूला है वो ए से बी पर जाएगा, लेकिन दूसरा झूला कहां है, वो बी से ए पर आएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, विपरीत कला में। अब आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक जिस दिशा में चल रहा है दूसरा उसके ठीक विपरीत दिशा में चल रहा है, तब हम इसको विपरीत कला में कह देते हैं। ठीक है ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, विपरीत कला में कहते हैं। पर विपरीत कला में होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में ही चले। विपरीत कला में होने का मतलब सिर्फ ये है कि एक का जो दोलन है और दूसरे का जो दोलन है, एक का जो दोलन है और दूसरे का जो दोलन है, उन दोनों में जो कला कोण का अंतर होना चाहिए वो पाई डिग्री का होना चाहिए। उनमें जो कला कोण का अंतर होना चाहिए वो पाई डिग्री का अंतर होना चाहिए। और सामान्य शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो पिंड है उनके दोलन में जो अंतर है वो अगर हम आवर्तकाल के हिसाब से देखें तो आधे आवर्तकाल का अंतर होना चाहिए। यानी कि एक पिंड का दोलन आधा आवर्तकाल पहले शुरू हो जाए। आवर्तकाल तो बराबर होगा दोनों का, दोनों के आवर्तकाल अलग अलग नहीं होंगे। देखो हमने दोनों का आवर्तकाल 10-10 सेकंड माना है, लेकिन एक ने क्या किया, 5 सेकंड पहले दोलन शुरू कर दिया और दूसरे ने 5 सेकंड बाद में। यानी एक का दोलन दूसरे की तुलना में आधे आवर्तकाल के बराबर समय से पूर्व शुरू हो जाए। आवर्तकाल का जितना भी मान हो उसके आधे आवर्तकाल से। अब क्या केवल आधा आवर्तकाल पहले शुरू होगा तो ही ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर आप 1.5 आवर्तकाल पहले शुरू कर दें, यानी कि ये जो झूला है इस झूले को आप 15 सेकंड पहले शुरू कर देते तब भी यही होता, क्योंकि 10 सेकंड में तो झूला ए से बी पर आ जाता और अगले 5 सेकंड में वो ए से फिर बी पर पहुंच जाता। दोनों की जो माध्य स्थिति से विचलन है, पिंडों की माध्य स्थिति से जो विचलन है वो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। ये मान लीजिए आप एक तरीके से एक दूसरे के ठीक विपरीत होने चाहिए। उनमें अगर कोणीय अंतर हम देखें तो 180 डिग्री का होना चाहिए, या 3 पाई का होना चाहिए, या 5 पाई का होना चाहिए, या 7 पाई का होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये विपरीत कला में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि समान कला में होना और विपरीत कला में होना क्या होता है। तरंगों को के हिसाब से समझने में इसको थोड़ा ज्यादा आसानी रहती है।